हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्स। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में डायरेक्ट जंप करते हैं। आज शुरू करेंगे हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ। ये योजना अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये 4 साल पूरा कर चुका है अपना। इसका मतलब है ये 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसका जो एम था, हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसका बस एम पढ़ेंगे। ये ब्लू रिवॉल्यूशन लाना चाहता था थ्रू सस्टेनेबल मीन्स, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फिशरीज से, तो ये फिशरीज से रिलेटेड है। मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा, संपदा मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में बस इतना ही जानेंगे क्योंकि ये आउटडेटेड टॉपिक है। फिर भी बस याद रखने का, मत्स्य संपदा योजना का 4 साल पूरा हो। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। व्हाट इज AMR? बहुत जगह सुने होंगे, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये परेशानी क्यों है और ये है क्या? जैसे कोई भी माइक्रोब होता है, ठीक है। माइक्रोब मतलब कोई भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी। इसको आप अगर ट्रीट करिएगा, कोई मेडिसिन दीजिएगा, इसको कोई मेडिसिन दीजिएगा, तो ये फिर उसको ख़त्म करता है। लेकिन ये भी अडेप्ट होता है। बहुत सालों बाद क्या होता है कि इसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं और ये फिर इस दवाई के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा। ये दवाई इस पे काम नहीं करेगा, ये कुछ अलग जेनेटिक कोड उसको डिसिफर कर लेगा। पर अभी क्या हो रहा है ना, ये प्रोसेस एंथ्रोपोलॉजिकली मतलब ह्यूमन के इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि बहुत सारे एक ही दवाई को डोज खा रहे हैं, एंटी बैक्टीरियल मतलब एंटी माइक्रोबियल डोज ले ले रहे हैं बिना मतलब में। 5 दिन का जो डोज होता है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोज खा रहे हैं। उस वजह से माइक्रोब्स जो है ना वो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे। अब उसको पता है कि ये दवाई से मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो धीरे धीरे स्टिफ होते जा रहा है। और ऐसे फिर माइक्रोब्स को हम लोग एक नाम देते हैं, सुपर बग। अब इस पे आम आम एंटी बैक्टीरियल का कोई असर नहीं होगा इस पे, कोई भी दवाई का। तो ये परेशानी है। इसके कॉजेज बहुत सारे हैं। उसमें से जो एक कॉज है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्योंकि जब एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जब बनता है तो उससे क्या होता है ना कि एंटीबायोटिक डिस्चार्ज भी होता है। मतलब अब वो बन रहा है तो कुछ लिक्विड होगा, पानी वानी होगा, वो लिक्विड डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा और नदी में छोड़ दिया जाएगा। तो नदी में जो बैक्टीरिया है वो फिर इस पे एंटी माइक्रो AMR क्रिएट कर लेंगे। अब वो फिर जब कोई ह्यूमन के अंदर जाएंगे या फिर कोई एनिमल के अंदर जाएंगे तो वो बहुत तगड़े वाले रहेंगे, फिर वो उसका क्योर जल्दी नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा परेशानी है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको 9 सबसे बड़े हेल्थ इश्यूज के बीच में रखता है। तो इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया है, हम लोग जानें कुछ बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव इनिशिएटिव्स जो इससे हम लोग को बचाएगा, ठीक है। इनिशिएटिव्स, सबसे पहले है WHO का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस जिसमें ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम बहुत अच्छा कर देंगे। ये जो एंटीबायोटिक डिस्चार्ज हो रहा है इसको हम ट्रीट करेंगे ताकि यहीं पे सब खेल खत्म हो जाए शुरू में ही। दूसरा क्या है, इंडिया बैन किया है 40 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को। ड्रग बनाते समय कुछ डोजेज होते हैं, कुछ मिल के बनता है एक ड्रग। तो उसमें क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल का एक ही एंटी बायोटिक का यूज़ किया जा रहा था बार 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 बार, उसको एक फिक्स कॉम्पोजिशन में हर चीज़ के लिए। तो वो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, तो वो उसको बैन करा गया। और फिर बैन हुआ है कोलिस्टीन। कोलिस्टीन क्या होता है ना, ये ड्रग जो है ये पोल्ट्री में यूज़ होता है। वो बॉयलर मुर्गा होता है ना, मुर्गा का एक बहुत बड़ा वो फार्म खोल लिया है, उसमें मुर्गा को इंजेक्शन दे रहा है, कुछ ड्रग दे रहा है, मुर्गा तुरंत बढ़ जा रहा है। वो है कोलिस्टीन। ये ग्रोथ में काम आता है, ग्रोथ प्रमोटर है पोल्ट्री में। इसको भी बैन करा गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया व्हाट इज AMR। अब एग्जाम में आएगा, यू कैन मार्क द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक है।
आगे जो बात करेंगे हम लोग वो बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस होता है, अब इसमें ना कुछ कुछ है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर आ जाता है आपका ग्रे हाइड्रोजन, फिर आ जाता है ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया, फिर एक आ जाता है ब्लू हाइड्रोजन, और फिर एक आ जाता है टर्कोइस हाइड्रोजन। ये सब कलर का नाम है, ठीक है। टर्कोइस हाइड्रोजन, ये टर्कोइस जो है ये स्काई ब्लू टाइप का दिखता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। तो ग्रे हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जब हम लोग मीथेन को मीथेन को या फिर कार्बन के फॉसिल्स को कार्बन के फॉसिल्स को हम लोग गैसिफिकेशन करेंगे, उसका गैसिफिकेशन करेंगे, और या फिर एसएमआर, एसएमआर एक प्रोसेस होता है, इसका मतलब होता है स्टीम मीथेन रिफॉर्म। इसमें जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस उस पे हम लोग स्टीम देते हैं ताकि वो फिर हाइड्रोजन उससे अलग कर हो सके, तो इससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। लेकिन इससे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, CO2, इसलिए इसका नाम ग्रे हाइड्रोजन है। ठीक है भैया, एक तरफ से आप अच्छा गैस निकाल रहे हैं लेकिन फिर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस कर रहा है। ब्लू हाइड्रोजन क्या है ना, सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सीक्वेंस्ट्रेट कर देंगे, मतलब कि कार्बन को हम लोग कहीं स्टोर कर लेंगे, कार्बन को इन्वायरमेंट में निकलने नहीं देंगे। तो ये थोड़ा सा ठीक हुआ इसके मुकाबले, इसीलिए इसको ग्रे ब्लू कर दिया गया। अब तुर्कोइन क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि जो सीधा मीथेन है, मीथेन को सीधा पायरोलिसिस के प्रोसेस से गुजारा जाता है। पायरोलिसिस क्या प्रोसेस होता है ना, इसमें एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड किया जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं दिया जाता और बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन एटम अलग हो जाता है मीथेन से, और कार्ब वो खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बाई पायरोलिसिस, ये तुर्कोइन होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये सबसे अच्छा है। इसमें क्या है ना कि हम लोग क्या करेंगे, पानी को सीधा वाटर को ही इलेक्ट्रोलिसिस से गुजारेंगे, ये मतलब बिजली के एनोड और कैथोड को लगाएंगे, और ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाए। अब इसमें से कोई हार्मफुल गैस नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बिजली यूज़ करेंगे ये होना चाहिए हमारा रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली उत्पन्न किया गया, या फिर हाइड्रो एनर्जी से या विंड एनर्जी से, ऐसा सोलर एनर्जी से जो हम लोग वापस कर सके, फॉसिल से नहीं। तो इसीलिए इसका नाम ग्रीन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस अगर नॉर्मल फिर वो करे तो फिर वो क्या ही फ़ायदा। तो ये डिफरेंस है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ होता है, ग्रे और ब्लू में, ग्रे हाइड्रोजन में यूज़ होता है गैसिफिकेशन या एसएमआर, ब्लू हाइड्रोजन में भी यही यूज़ होता है गैसिफिकेशन एसएमआर, बट कार्बन यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। और तुर्कोइस हाइड्रोजन, इसमें पायरोलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना सा है, ये बहुत ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिशन मौसम। मिशन मौसम, तो इसमें से समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, मौसम को प्रेडिक्ट करने का कोई सर्विस है, कोई सिस्टम है, कोई उपाय लगा रहा है। याद ये रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। ये बूस्ट करेगा, ये वही क्लाइमेट वेदर को पता लगाने का रिसर्च में, सर्विसेज में, तो मिशन मौसम उसके लिए है। इसी तरीके से कुछ और मिशन है, जैसे मॉनसून मिशन। मॉनसून मिशन जो है ये 2012 में लॉन्च किया गया था, मॉनसून विंड्स का स्टडी करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा, लेट मी क्लोज इट, दूसरा जो है वो है विंड्स, इसका नाम ही है विंड्स, ठीक है। इसको मतलब ये बस एक बार सुनो और कान से निकाल दो, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम, मतलब वेदर का इंफॉर्मेशन आसपास में शेयरिंग करेंगे, डेटा को जमा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, और फिर उससे कुछ कुछ करेंगे। तीसरा जो है वो है लॉन्चिंग ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशनरी सैटेलाइट्स।
ये जो सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है और ये वेदर के निगरानी के लिए ही, वेदर के लिए, फिर सैटेलाइट इमेजिंग, इस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, दो मतलब दो टेक्निक, दो मशीन है या सर्विस है या फिर टेक्नोलॉजी है। एक का नाम है प्रत्यूष, प्रत्यूष, और दूसरे का नाम है मिहिर। ये लोग 2018 से वेदर प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं, ठीक है। ये था आज का करंट अफेयर्स। इसमें थोड़ा सा और दो चार छोटे छोटे टॉपिक है, अगर एक राउंड देखने में क्या ही दिक्कत है। आईएलपी जो पता होगा, आईएलपी इनर लाइन परमिट, ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों में एप्लीकेबल है। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी अगर कोई भी इंडियन सिटीजन घूमने जाता है उसको आईएलपी चाहिए, इंडियन लाइन परमिट, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से सट रहा है और ये हर जगह नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट के बस 4 स्टेट में है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फिर तापी पाइपलाइन के बारे में। तापी क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। इसको पीस पाइपलाइन भी कहते हैं, पीस पाइपलाइन। ये नेचुरल गैस का पाइपलाइन है। ये नेचुरल गैस तुर्कमेनिस्तान से होकर, अफगानिस्तान से होकर, पाकिस्तान से होकर इंडिया आने का व्यवस्था किया गया। तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। ये जो आ रहा है ये तुर्कमेनिस्तान के एक गैस फील्ड से आ रहा है जिसका नाम याद रखना है, जिसका नाम है गल्क यश यश गल गलकियन यश। अब पता नहीं भैया इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर हाँ ये ऐसे याद है, गलकियन यश, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। फिर एक और बढ़िया सा है, सॉल्ट पैन लैंड। सॉल्ट पैन लैंड, इसे ये समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ एक ज़मीन का टुकड़ा होगा, उससे सॉल्ट मिल रहा होगा। अब नॉर्मल सा बात है, इधर है समुद्र, सी, ठीक है, और समुद्र में होता है खारा पानी, मतलब नमकीन पानी। ये जब हाई टाइड आएगा तो ये समुद्र का पानी मान लो यहाँ तक आ जाता है, फिर कुछ दिन बाद ये समुद्र का पानी वापस रिसीड कर गया। अब यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे अब हम सॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये जब सूखेगा, धूप आएगा, यहाँ पे वाटर पानी जो इवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट और कुछ कुछ मिनरल्स आ जाएंगे। तो वैसा ही जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, उसका जो कोस्टल एरियाज उसमें यही होता है, कुछ कुछ ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे साल के कुछ स्पेसिफिक टाइम में ही बस समुद्र का पानी आता है, फिर वो रिसीड कर जाता है, वो वापस समुद्र चला जाता है, और वो फिर वो जो एरिया है वहाँ पे नमक मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर घर वर बनाने दे दिया जाए तो फिर फ्लडिंग का खतरा आ जाएगा। अब मेन बात क्या है इसमें याद रखना है कि सॉल्ट पैन लैंड 2017 से पहले तक वेटलैंड के कैटेगरी में आता था, पर अब इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स के अंडर रखा गया है 1991 के अंडर। मतलब यह वापस से कोस्टल रूल्स के अंदर आ चुका है, और बस यही याद रखना, ठीक है, कोस्टल रूल्स। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है ये रूल्स, ये एक्ट नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे एक छोटा सा और टॉपिक है, एक नाम है, नाम याद रखना है, मिकानिया, ब्रिटानिया नहीं भाई, मिकानिया माइकरंथा, माइकरंथा, मिकामिया, मिकानिया, हिंदी में लिख देता हूँ, मिकानिया, मिकानिया, मिकरंथा, मिकारिया मिकरंथा। ये एक तरीके का वीड है। वीड बोले तो जो जब फालतू में उगा हुआ जो प्लांट्स होता है, जैसे घास वास जो बेकार होता है, जैसे वीड में कैसे पार्थेनियम, गाजर घास, कांग्रेस ग्रास, ये जो है ये वीड है का कैटेगरी है। और ये जो नेटिव है, ये भैया जानते हो, वीड वीड ये सब अमेरिका से आता है, ट्रॉपिकल अमेरिका से आया हुआ ये वीड है। और फिलहाल ये इंडिया में भद्रा
भद्रा टाइगर रिजर्व में बहुत मात्रा में उग रहा है और वहाँ का बायोडाइवर्सिटी को खतरा है इससे। अब भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो भैया ये कर्नाटका में है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, तो ये एक ब्रिटिश नर्स थी और इसके तहत इसके नाम पे ही अब अवार्ड मिलता है इंडिया में, भारत फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये अवार्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देता है नर्सिंग प्रोफेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।